हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग एज्योर में एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब्सक्रिप्शन लेने का बाद जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो वो जो एज्योर का पोर्टल होगा वो कैसे दिखता है, उसको लेके कैसे काम करना है। और आगे चल के आज का क्लास में हम लोग एक सर्वर भी डिप्लॉय करेंगे इन एज्योर क्लाउड। तो अगर आपको एज्योर में लॉगिन करना है, दोबारा से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। द यूआरएल दैट यू नीड टू टाइप इज portal.azure.com। ठीक है, ये आपका क्या होगा, यूआरएल एड्रेस होगा लॉगिन करने के लिए। जस्ट आप टाइप कीजिए portal.azure.com। ठीक है, तो आपका सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना सब्सक्रिप्शन लिए थे वो ईमेल एड्रेस और उसी पासवर्ड से आपको एज्योर क्लाउड में लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। नेक्स्ट करते हैं। अब मुझसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर साइन इन कर लीजिए। सो राइट नाउ जो स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एज्योर का डैशबोर्ड है, एज्योर पोर्टल का। जो भी सर्विसेज आपको मैनेज करना है, क्लाउड में कुछ भी डिप्लॉय करना है, वो इसी डैशबोर्ड से आप कीजिएगा। राइट, यहाँ पर एज्योर सर्विसेज में कुछ सर्विसेज आपको दिख रहा है। ये जो अकाउंट में हम लोग यहाँ पर लॉगिन किया है ये हम लोग का पेड अकाउंट है। हम लोग का जितना भी क्लासेस चलता है तो वो सारा इसी अकाउंट से चलता है। तो जो जो सर्विसेज हम लोग रिसेंटली यूज किए हैं वो सारा सर्विसेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। हो सकता है कि आपका स्क्रीन में कोई और सर्विसेज दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोर्टल का बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो 3 लाइन्स आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको हम लोग पोर्टल मेनू बोलते हैं। राइट, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लिखा आ रहा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी भी विंडो में रहिए, आप डायरेक्ट इसी होम स्क्रीन में आप आ जाएंगे। राइट, ये सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से कहीं पर चला गया, राइट, और यहाँ से आगे चल के और किसी विंडो में चला गया, तो अगर मैं होम स्क्रीन में यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मैं पोर्टल मेनू में आ जाऊंगा। ठीक है, जो एज्योर का डैशबोर्ड है। एज्योर में बहुत सारा सर्विसेज है, राइट। तो कुछ रेगुलर यूज सर्विसेज जो होगा वो आपको पोर्टल मेनू में यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज अगर आपको यूज करना है तो वो सर्विस को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग सर्चिंग करते हैं। राइट, आगे चल के मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए, टोटल डिस्कशन आज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे क्लास हम लोग को आगे बढ़ेगा ये टोटल जो डैशबोर्ड है ये सारा चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। राइट, यहाँ पर इसको आप देखिए, जो बेल आइकन आपको दिख रहा है ये हम लोग का नोटिफिकेशन आइकन है। ठीक है, तो जो भी चीज हम लोग डिप्लॉय करेंगे उसका स्टेटस क्या है वो नोटिफिकेशन आइकन में हम लोग को दिखेगा। राइट, और यहाँ पर अगर आपको साइन आउट करना है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका यूजर नेम आपको यहाँ पर दिखाएगा, आपको प्रोफाइल। अब जस्ट यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से साइन आउट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए इतना ही जानते हैं डैशबोर्ड का बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअल सर्वर को यहाँ पर तैयार करेंगे। एक विंडोज बेस्ड वर्चुअल मशीन हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे। तो वर्चुअल मशीन तैयार करने के लिए देखिए यहाँ पर एज्योर सर्विसेज का अंडर में वर्चुअल मशीन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। अगर ये वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आपका स्क्रीन में नहीं आता है तो आप एक काम कीजिएगा, आप पोर्टल मेन्यू में क्लिक कीजिएगा। पोर्टल मेन्यू में क्लिक करके यहाँ पर देखिएगा आपको वर्चुअल मशीन का ऑप्शन मिल जाएगा। राइट, सो यू हैव टू क्लिक दिस ऑप्शन, यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन वर्चुअल मशीन। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि नो वर्चुअल मशीन टू डिस्प्ले, अभी कोई भी वर्चुअल मशीन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। राइट, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अगर आपको नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन है। राइट, आप यहाँ पर वर्चुअल मशीन का क्रिएट के ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ पर वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आ जाएगा। आप वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे आप वर्चुअल मशीन का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं देखिए आपका पास नया विंडो आ जाएगा, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए बहुत सारा स्टेप है। देखिए कितना सारा स्टेप है, मतलब बेसिक में कुछ हम लोग को यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। आगे चल के अगर डिस्क का कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, एडवांस टैक्स, और फाइनली रिव्यू प्लस क्रिएट करके हम लोग अपना वर्चुअल मशीन को लॉन्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, ये जो जितना भी ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ये एक एक चैप्टर है। राइट, जो भी हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पर AZ-104 कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग को डिस्क का बारे में भी जानना है, नेटवर्किंग का बारे में भी जानना है। तो आज का डेट में जो वर्चुअल मशीन मैं यहाँ पर डिप्लॉय करूंगा बहुत सारा ऑप्शन होगा जो मैं डिफॉल्ट स्टेट में रख के मैं वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करूंगा।
ठीक है। डिफॉल्ट स्टेट में रख के मतलब क्या है कि वहां पर हम लोग कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, कुछ ही दिनों में अप्रोक्स 5 to 6 क्लासेस में ये सारा ऑप्शन डिस्कस किया जाएगा एंड यू आर गोइंग टू प्ले विद दिस ऑप्शंस, डोंट वरी। तो चलिए बेसिक में हम लोग अभी है, तो बेसिक में क्या क्या हम लोग को यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बोल के ऑप्शन आया, तो आप लोग का अगर नया अकाउंट होगा तो वहां पर फ्री ट्रायल या फिर फ्री सब्सक्रिप्शन वहां पर दिखाएगा, राइट। क्योंकि 30 डेज आप लोग का फ्री ट्रायल है, तो आप जो भी लैब आप लोग कीजिएगा वो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन में आप लोग का लैब डिप्लॉय होगा। लेकिन हम लोग का जो ये अकाउंट है ये फ्री सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं है, ये पेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। ये मत सोचिए कि फ्री सब्सक्रिप्शन और पेड सब्सक्रिप्शन में कुछ अलग चीज रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेड सब्सक्रिप्शन में जो भी लैब में यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा वो सारा लैब आप फ्री सब्सक्रिप्शन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहे हैं कि एक रिसोर्स ग्रुप का बारे में बताओ। अब ये रिसोर्स ग्रुप का बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप डज द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज। लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर पेंट ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका एज्योर का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, या फिर कोई भी आईटी कंपनी का एज्योर का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिया है, राइट। तो उस आईटी कंपनी का कुछ क्लाइंट्स है, ठीक है। मान लीजिए उसका पास क्लाइंट 1 है, उसका पास क्लाइंट 2 है, उसका पास क्लाइंट 3, ऐसा मिला के बहुत सारा क्लाइंट है। तो हर एक क्लाइंट के लिए वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एज्योर में वो सर्विस डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन में देखिएगा कि सारा सर्विसेज अगर आपको एक साथ देखेगा, अगर आपको दिखता है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा सर्विस किस क्लाइंट के लिए है, राइट। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग का सिस्टम में, अगर कोई भी हम लोग को डेटा रखना है तो पीडीएफ के लिए अलग फोल्डर करते हैं, अभी मान लीजिए मूवीज के लिए अलग फोल्डर करते हैं, राइट, सॉन्ग्स के लिए अलग फोल्डर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, जो भी सर्विस हम लोग एज़्योर क्लाउड में डिप्लॉय कर रहे हैं, उसको एक रिसोर्स ग्रुप में लॉजिकली हम लोग ग्रुप करके रख सकते हैं। मतलब क्या है, कोई भी रिसोर्स आपको डिप्लॉय करना है उससे पहले आपको ये रिसोर्स ग्रुप वहां पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप, राइट। तो रिसोर्स ग्रुप क्या है, इसका कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, ये एक लॉजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। लॉजिकल मतलब क्या, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोग को। सपोज मैं यहाँ पर क्लाइंट 1 के लिए एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया, तो ये रिसोर्स ग्रुप का हम लोग नाम देते हैं RGCL1। तो RGCL1 बोल के हम लोग रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिए। सिमिलरली और भी रिसोर्स ग्रुप हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं एज पर अवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो चलिए हम लोग का 3 क्लाइंट है, 3 क्लाइंट के लिए हम लोग 3 रिसोर्स ग्रुप यहाँ पर डिप्लॉय कर लिए, राइट। तो एक मेरा क्या होगा, RG रिसोर्स ग्रुप क्लाइंट 1, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सपोज RG क्लाइंट 2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दे रहे रिसोर्स ग्रुप क्लाइंट 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 रिसोर्स ग्रुप बना लिए। अभी मान लीजिए आपका पास एक रिक्वायरमेंट आया कि क्लाइंट 1 के लिए आपको एक विंडोज बेस्ड वीएम आपको लॉन्च करना है, डिप्लॉय करना है। तो क्लाइंट 1 के लिए जो वीएम आप डिप्लॉय कीजिएगा वो कौन सा रिसोर्स ग्रुप में होगा, आपका RG क्लाइंट 1 जो रिसोर्स ग्रुप है उसका अंडर में आपको एक वीएम डिप्लॉय करना है, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका पास आ गया क्लाइंट 2 के लिए एक डेटाबेस सर्वर डिप्लॉय करना है। तो वो जब डेटाबेस सर्वर आप डिप्लॉय कीजिएगा किसका अंडर में कीजिएगा, ये जो डेटाबेस हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं वो किसका अंडर में करेंगे, रिसोर्स ग्रुप क्लाइंट 2 जो है उस रिसोर्स ग्रुप का अंडर में हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे। दोबारा आपका पास एक रिक्वायरमेंट आ गया कि आपको क्लाइंट 1 के लिए एक स्टोरेज डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर आप कोई स्टोरेज डिप्लॉय करते तो जब भी कोई रिसोर्स आप डिप्लॉय कीजिएगा सबसे पहले आपको रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करना ही करना है कि ये जो रिसोर्स है वो कौन सा रिसोर्स ग्रुप में डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप रिसोर्स ग्रुप का हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको यह समझ में आ जाए कि इस रिसोर्स ग्रुप मतलब क्लाइंट 1 का रिसोर्स ग्रुप में क्या क्या रिसोर्सेज डिप्लॉयड है, क्लाइंट 2 का रिसोर्स ग्रुप में क्या क्या रिसोर्स डिप्लॉय है। मान लीजिए क्लाइंट 3 के लिए आपको बोला गया कि एक फायरवॉल आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर एक फायरवॉल डिप्लॉय कीजिए। अगर मान लीजिए ये सारा रिसोर्सेस आपको एक साथ दिखता है तो क्या आपको समझ में आता है कि ये रिसोर्सेस किसके लिए है, कौन सा क्लाइंट के लिए है। तो लॉजिकल ग्रुपिंग कर रहा है रिसोर्स ग्रुप, क्या कर रहा है, इट इज लॉजिकली ग्रुपिंग योर सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी रिसोर्स हम लोग यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं उसको वो लॉजिकली ग्रुपिंग कर रहा है, ठीक है। और भी रिसोर्स ग्रुप का आगे चल के हम लोग देखेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक
मतलब कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका सब्सक्रिप्शन है, एज़्योर सब्सक्रिप्शन। अब ये सारा रिसोर्स आपने डिप्लॉय किया है। अब 1 महीना के बाद आपका सब्सक्रिप्शन में कुछ ऐसा बिलिंग आया है, सपोज $1000 का एक बिलिंग आ गया, राइट? कि आपको $1000 का यहाँ पर पेमेंट करना है, ओके। तो ये जो बिलिंग आया, ये कंसोलिडेटेड बिलिंग है कि जितना भी रिसोर्स आपने डिप्लॉय किया है, सारा मिला के ये बिलिंग आपका पास आया है, राइट? अभी अगर आपको देखना है कि कौन सा क्लाइंट के लिए मेरा कितना खर्चा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिल्टर आउट करके देख सकते हैं कि रिसोर्स ग्रुप जो है, रिसोर्स ग्रुप क्लाइंट 1, उसके लिए कितना बिलिंग है। सपोज उसके लिए आपका $500 का बिलिंग आ गया, मान के चलिए, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप जो 2 है, इसके लिए आप मान के चलिए आपका बिलिंग आ गया सपोज $200 का, और क्लाइंट जो 3 है, इसके लिए आपका बिलिंग आ गया मान के चलिए $300 का। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा क्लाइंट के लिए कितना बिलिंग आ रहा है। उस हिसाब से आप क्लाइंट को भी चार्ज कर सकते हैं कि भाई इतना मेरा बिलिंग आ रहा है, ठीक है, आगे का इतना मेरा मैन पावर लग रहा है। तो कंसोलिडेटेड आप अमाउंट क्लाइंट से भी मांग सकते हैं कि इस सर्विस के लिए आप मुझे इतना अमाउंट दीजिए। तो रिसोर्स ग्रुप वाइज हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स ग्रुप में कितना हम लोग का बिलिंग जनरेट हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिल जब आएगा वो तो कंसोलिडेटेड बिलिंग होगा, ठीक है। और एक चीज क्या है, मान लीजिए आपने कुछ यूजर्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए कि मान लीजिए कुछ यूजर 1 है, कुछ यूजर 2 है, कुछ मान लीजिए यूजर 3 है, ठीक है, और भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ यूजर 4 है। तो आपने क्या किया, आपको क्या करना है कि यूजर 1 और यूजर 2 आप डिप्लॉय करना चाहते हैं कि यूजर एंड यूजर 2 इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन क्लाइंट 1। तो उस हिसाब से आपको यूजर को परमिशन देना पड़ेगा कि यूजर 1 एंड यूजर 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप। मतलब जो भी रिसोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय हो रहे हैं, उस हिसाब से आप यूजर को परमिशन दे सकते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप नहीं होगा तो कैसे हम लोग यहाँ पर परमिशन देंगे, राइट? आप यूजर 3 को डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर सॉरी आप यूजर 3 को यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर, मान के चलिए, फॉर रिसोर्स ग्रुप क्लाइंट 2। तो यूजर 3 का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यूजर 3 का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी रिसोर्स ग्रुप क्लाइंट 2 में जितना भी मेरा रिसोर्सेज है, ठीक है, क्लाइंट 2 में जितना भी मेरा रिसोर्सेज है, इस रिसोर्स ग्रुप का अंडर में वो सारा रिसोर्सेज को मैनेज करने का। सिमिलरली फॉर क्लाइंट 4 आप यहाँ पर कर सकते हैं कि क्लाइंट यूजर जो 4 है, यूजर 4 इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप, राइट? तो यूजर को अगर परमिशन भी देना है कि वो कौन सा रिसोर्स ग्रुप का रिसोर्सेज में काम करेगा, तो वो परमिशन भी हम लोग इस हिसाब से लगा सकते हैं। ये जितना भी चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए, ये सारा चीज हम लोग लैब एनवायरनमेंट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग पोर्टल में वापस चलते हैं, और पोर्टल में वापस जाके यहाँ पर एक रिसोर्स ग्रुप मुझे क्रिएट करने के लिए बताया जा रहा है। अगर वो रिसोर्स ग्रुप आपका पहले से क्रिएटेड होता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कुछ रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर मुझे नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, आप जस्ट क्रिएट न्यू में क्लिक कीजिए। अपना रिसोर्स ग्रुप का जो भी नाम है, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ RG1, कि रिसोर्स ग्रुप 1 बोल के एक रिसोर्स ग्रुप हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा, तो इसका मतलब एक नया रिसोर्स ग्रुप भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ रिसोर्स ग्रुप आपको समझ में आ गया। दोबारा मैं बोल देता हूँ, व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप? इट्स हेल्प अस फॉर लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ आवर रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, उसको लॉजिकली ग्रुप करता है ताकि आगे चल के हम लोग उस रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, उसमें कुछ परमिशन इंप्लीमेंट कर सके, और भी बहुत सारा ऑप्शंस है, ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इट इज सफिशिएंट, राइट? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग को यहाँ से पूछा जा रहा है कि वर्चुअल मशीन नेम, जो भी वीएम हम लोग लॉन्च करें उसका नाम क्या होगा। सपोज मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ VM100, वर्चुअल मशीन का नाम क्या दे रहा हूँ? VM100, राइट? यू कैन गिव एनी नेम। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है दैट इज रीजन। अब ये रीजन का चक्कर क्या है? रीजन क्या है? रीजन वो जगह है जहां पर एज्योर ने अपना डेटा सेंटर बनाया है। लोकेशंस वेयर एज्योर हैव क्रिएटेड देयर डेटा सेंटर्स, राइट? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा रीजन आपको मिलेगा। ये जितना भी रीजन आपको दिख रहा है, ये सारा रीजन एज्योर ने अपना डेटा सेंटर यहाँ पर बनाया है, राइट? यहाँ पर आपको सेंट्रल इंडिया भी दिखेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि जब आप कोई रिसोर्स को डिप्लॉय कीजिएगा तो कौन सा रीजन में आपको डिप्लॉय करना चाहिए, इन विच रीजन यू शुड डिप्लॉय दिस पर्टिकुलर रिसोर्स। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी मान लीजिए मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता हूँ, राइट?
तो अगर मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता हूँ और मेरा कस्टमर बेस सारा इंडिया से ही है, ठीक है, मैं किसी भी क्लाउड इंजीनियर के पास गया और मैं उसको ये बताया कि मेरा प्लान क्या है, तो उसने बोला कि ठीक है, हो जाएगा। और उसने क्या किया, जो भी ई कॉमर्स का जो भी सर्विसेज जो डिप्लॉय करना है, जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, वो कहाँ पर वो डिप्लॉय कर दिया, वो डिप्लॉय कर दिया ईस्ट यूएस में, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ठीक है। तो इंडिया से क्या यूजर वो ईस्ट यूएस का जो एप्लीकेशन है, क्या उसको एक्सेस कर नहीं पाएगा? क्या क्या लगता है? क्लाउड में कोई भी रिसोर्स हम लोग डिप्लॉय करते हैं, दैट कैन बी एक्सेस एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। कोई भी यूजर अगर उस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, वो वहां पर उसको एक्सेस कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन उसका पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, राइट। तो अगर किसी का पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो दुनिया का किसी भी कोने से उस क्लाउड रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब अगर मेरा ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जो ई कॉमर्स साइट मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, अगर वो ईस्ट वेस्ट रीजन में डिप्लॉय होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का जो यूजर है वो उसको एक्सेस कर नहीं पाएगा। इंडिया का जो भी यूजर चाहेगा वो उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर वो उसका कस्टमर बेस अगर इंडिया में है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो भी, उसका डिप्लॉयमेंट भी इंडिया का रीजन में होना चाहिए। क्यों? अगर ईस्ट यूएस रीजन से भी वो एक्सेस हो रहा था, तो दिक्कत क्या है? देखिए, नेटवर्क लेटेंसी बोल के एक चीज होता है। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड, नेटवर्क लेटेंसी, ठीक है। तो नेटवर्क लेटेंसी बोल के एक चीज होता है। हर एक क्लाइंट क्या चाहेगा कि उसका जो रिसोर्सेस है, ठीक है, जो भी रिसोर्स वो क्लाउड में डिप्लॉय कर रहा है, क्लाइंट जब उस रिसोर्स को एक्सेस करेगा, उसको बेस्ट अवेलेबल सर्विस मिलना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर google.com यहाँ पर टाइप किया, और मान लीजिए 30 सेकंड तक वो घूम ही रहा है google.com, तो क्या होगा, हम लोग को आज का डेट में पेशेंस बहुत कम हो चुका है, राइट। तो हम लोग इमीडिएट पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो सिमिलरली अगर मेरा रिसोर्स ईस्ट यूएस रीजन में होगा, तो नेटवर्क लेटेंसी तो थोड़ा सा ज्यादा होगा ही, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि थोड़ा सा हो सकता है स्पीड इशू थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा रिसोर्स सेंट्रल इंडिया में होगा, तो तुरंत देखिएगा जो भी क्लाइंट उसको एक्सेस करना चाहता है, नेटवर्क लेटेंसी कम होने की वजह से तुरंत उन लोग को उस पर्टिकुलर रिसोर्स से या सर्विस से रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी रिसोर्स को डिप्लॉय कीजिएगा, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू सिलेक्ट द रीजन प्रॉपरली, राइट। तो अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, तो जो भी आपका टीम लीड होगा या मैनेजर होगा, वो तो आपको बता देगा कि रिसोर्सेस कहाँ पर डिप्लॉय करना है, राइट। या फिर क्लाइंट आपको गाइड कर देगा, अगर क्लाइंट का पास इंफॉर्मेशन होगा, तो क्लाइंट भी आपको गाइड कर देगा कि जो भी रिसोर्स आपको डिप्लॉय करना है वो कौन सा रीजन में करना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग रीजन शायद सब समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो सिमिलरली यहाँ पर रीजन हम लोग सिलेक्ट करते हैं सेंट्रल इंडिया, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑप्शन। इसको लेकर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑप्शन को लेके आगे चल के हम लोग अवेलेबिलिटी ऑप्शन को देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू मूव विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स। सिक्योरिटी टाइप भी यहाँ पर स्टैंडर्ड है, तो इसको भी हम लोग बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं, कि हम लोग आगे चल के इसका भी डिस्कशन करेंगे। सिक्योरिटी टाइप यहाँ पर स्टैंडर्ड ना होकर और भी सारा ऑप्शंस है, तो उस ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, राइट। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस क्या हो गया, जो भी हम लोग यहाँ पर वीएम तैयार करना चाहते हैं, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, उसका इमेज क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विंडोज सर्वर 2012 है। अगर आपको इमेजेस सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारा इमेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लिनक्स का भी इमेज आपको मिल रहा है, लिनक्स और विंडोज का इमेज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये कुछ इमेजेस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सारा इमेजेस क्या है, फ्रीक्वेंटली यूज इमेजेस है। अगर इसका बाहर कोई इमेज आपको चाहिए, तब शो ऑल इमेजेस में जाके वहां पर एक हम लोग का मार्केट प्लेस का गैलरी खुल जाता है, वहां से भी आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चल के वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट प्लेस से कैसे इमेज को सिलेक्ट किया जाता है। फिलहाल विंडोज सर्वर 2012 का इमेज हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट आ गया साइज, ठीक है। साइज का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर वीएम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसका हार्डवेयर कैपेबिलिटीज क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको देखिए 2 वर्चुअल सीपीयू और 4 जीबी ऑफ मेमोरी का रैम यहाँ पर एज्योर का तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर प्राइसिंग भी लिखा हुआ है कि आपका जो प्राइसिंग होगा वो क्या होगा, अराउंड 2776 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ये आपका प्राइसिंग आएगा पर मंथ, ठीक है। अगर आप साइजेस चेंज करना चाहते हैं, आपको अगर हाई एंड कोई सिस्टम चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाई एंड सिस्टम का भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये जो सीरीज आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो मोस्टली यूज जो सीरीजेस है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए, अगर आपको 8 वर्चुअल सीपीयू चाहिए, 32 जीबी ऑफ रैम चाहिए, आप ले सकते हैं।
और इसका कॉस्टिंग कितना आएगा, मंथली कॉस्टिंग 41,443 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर कुछ सीरीज है, उस हिसाब से भी आप यहाँ पर वीएम को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ई सीरीज का अगर हम लोग वीएम लेते हैं तो यहाँ पर आई एंड मशीन भी हम लोग को मिलता है, ठीक है। जैसे 8 वर्चुअल सीपीयू 64 GB का रैम, ठीक है। इससे भी हाई सीरीज का मशीन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग लैब में कर रहे हैं, तो लैब में जो भी हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर जो सीरीज मिला था वो है ये वाला, ठीक है, कि 2 वर्चुअल सीपीयू रहेगा, 4 GB ऑफ मेमोरी यहाँ पर होगा। इससे भी कम कॉस्टिंग का वीएम लेके आप काम कर सकते हैं। जैसे बी1 सीरीज, वहां पर एक वर्चुअल सीपीयू मिल रहा है, 1 GB ऑफ रैम आ रहा है, वो उसका कॉस्टिंग क्या आ रहा है पर मंथ 799 रुपीज, सिर्फ एक महीने का कॉस्टिंग आ रहा है, ठीक है। सो वी विल सिलेक्ट द डिफॉल्ट सीरीज दैट हैज बीन ऑफर्ड टू अस। जो भी साइज हम लोग को ऑफर किया गया काफी है हम लोग के लिए, लैब पर्पस के लिए। अच्छा, अभी यार नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड का सेटअप यहाँ पर करना है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई सिस्टम में ओएस इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर हम लोग एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड का जो होता है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट हम लोग वहां पर सेटअप करते हैं। सिमिलरली मेरा यूजर नेम क्या होगा, फिलहाल मैं यूजर नेम दे रहा हूँ कुशल, और उसका पासवर्ड क्या होगा, मैं एक पासवर्ड यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ। और पासवर्ड जो होगा यहाँ पर 12 कैरेक्टर का मिनिमम पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सिलेक्ट इनबाउंड पोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर इनबाउंड पोर्ट्स में एक 8DP पोर्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, राइट। 8DP पोर्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस 8DP पोर्ट? 8DP एक प्रोटोकॉल होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और जिसका नाम है जिसका पोर्ट नंबर है 3389, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाता हूँ कि ये इनबाउंड पोर्ट्स क्या है। ओके, अभी देखिए, आप मान लीजिए ये हो गया आपका एज्योर क्लाउड, दिस इज योर एज्योर क्लाउड, ठीक है। और ये हो गया आप, दिस इज यू, आइदर यू आर इन योर लैपटॉप और इन योर पीसी। आप लैपटॉप से भी या पीसी में कहीं किसी से भी आप एज्योर क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो आप एज्योर क्लाउड को कैसे एक्सेस कर रहे हैं? थ्रू इंटरनेट, बीच में तो इंटरनेट है, राइट। सो यू मस्ट हैव अ इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस एज्योर क्लाउड। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिप्लॉइंग अ विंडोज वीएम इन एज्योर क्लाउड। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक विंडोज वीएम को हम लोग एज्योर क्लाउड में डिप्लॉय कर रहे हैं। तो आफ्टर डिप्लॉयमेंट इस वीएम को लेकर आगे हम लोग को काम तो करना है, फर्दर कॉन्फ़िगरेशन तो करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि वीएम को डिप्लॉय करके हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग को क्या करना है, इस वीएम को आगे, जो वीएम हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं उसका कुछ रीजन तो ऑफ कोर्स होगा, राइट। कि हम लोग उसको एज अ फाइल सर्वर या फिर एज अ वेब सर्वर या फिर कोई डेटाबेस सर्वर का हिसाब से हम लोग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो ये वीएम को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कैसे यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, वाया लैपटॉप यूजिंग दिस पब्लिक नेटवर्क। हम लोग क्या करेंगे, इस वीएम को कनेक्ट करेंगे, राइट। ओके, तो अगर आपको ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, यू नीड सम प्रोटोकॉल, राइट। कोई प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग का कम्युनिकेशन होगा। तो जो प्रोटोकॉल यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज 8DP प्रोटोकॉल। ये टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है जिसका पोर्ट नंबर है 3389, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक 8DP सेशन एस्टेब्लिश करेंगे। बाय यूजिंग दैट सेशन वी कैन एक्सेस दिस वीएम। हम लोग रिमोटली इस वीएम को कनेक्ट कर पाएंगे और आगे का जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो हम लोग कर पाएंगे। अभी देखिए ये जो ट्रैफिक है, ठीक है, ये ट्रैफिक अगर इस वीएम के रेस्पेक्ट से सोचा जाए तो ये वीएम का क्या है, एक इनकमिंग ट्रैफिक है। और ये जो इनकमिंग ट्रैफिक है ये कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, राइट। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क इज नेवर सिक्योर। तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक नेटवर्क इज नेवर सिक्योर, राइट। सो विदाउट इंटरनेट तो हम लोग सेशन एस्टेब्लिश कर नहीं सकते, वी कैन ओनली एस्टेब्लिश सेशन यूजिंग द इंटरनेट। अब देखिए इस वीएम में इसीलिए सारा पोर्ट हम लोग ओपन रख नहीं सकते, क्योंकि अगर सारा पोर्ट हम लोग ओपन कर देते देयर कुड बी अ सिक्योरिटी इशू फॉर दिस वीएम, राइट। इट इज एक्सपोज टू द पब्लिक नेटवर्क, राइट। दिस वीएम इज एक्सपोज टू द पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क से ट्रैफिक इसका पास आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वही पोर्ट ओपन करेंगे जिस पोर्ट का रिक्वायरमेंट हम लोग का होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एज्योर बाय डिफॉल्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सिर्फ 8DP पोर्ट को ओपन रखिए ताकि आप वीएम को कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पर आके देखिए बाय डिफॉल्ट इनबाउंड पोर्ट्स में सिर्फ 8DP पोर्ट यहाँ पर इनेबल है, राइट। समझ में आ गया आप लोग को कि 8DP क्या होता है और क्यों यहाँ पर 8DP
इनेबल किया गया है एज ए इनबाउंड पोर्ट, ताकि उस वीएम को हम लोग कनेक्ट कर सके, राइट। और बेसिक में कोई ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का डिस्क ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एज्योर आपको एक 127 GB का ओएस डिस्क ऑफर करेगा। ओएस डिस्क में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, ठीक है। अगर आपको कोई एडिशनल एक्स्ट्रा डेटा डिस्क चाहिए तो वो आप यहाँ से और भी डेटा डिस्क यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। वो जब हम लोग डिस्क का चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे हम लोग उसको देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग का ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है नेक्स्ट ऑप्शन में। तो नेटवर्किंग में जो भी है ये सारा चीज भी हम लोग डिफॉल्ट रखेंगे, ठीक है। तो अभी इसका कोई डिस्कशन हम लोग करेंगे नहीं। जब हम लोग क्लाउड नेटवर्क के बारे में जानेंगे तो ये सारा ऑप्शन आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर है, राइट। नेक्स्ट मैनेजमेंट में चलते हैं। मैनेजमेंट टैब में यहाँ पर एक छोटा सा चीज आप लोग को करना पड़ेगा, इसका डिस्कशन आगे चल के हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर मॉनिटरिंग टैब में बूट डायग्नोस्टिक यहाँ पर इनेबल किया हुआ है, राइट। सो आपको क्या करना है यहाँ पर, यू हैव टू सिलेक्ट डिसेबल ओवर हियर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इनेबल रखते हैं बूट डायग्नोस्टिक को तो आपको यहाँ पर एक स्टोरेज अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग स्टोरेज अकाउंट क्या है वो हम लोग पढ़े नहीं है, वी नो नथिंग अबाउट स्टोरेज अकाउंट। तो आगे चल के जब हम लोग क्लाउड स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, जब स्टोरेज अकाउंट का आइडिया हो जाएगा उसका बाद में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि बूट डायग्नोस्टिक में क्या क्या काम होता है। फिलहाल अभी के लिए इसको आप डिसेबल रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आप एडवांस टैब में जाइए। यहाँ पर भी आगे आपको कुछ नहीं करना है। टैग्स एक बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे टैग्स का बारे में, ठीक है। तो फिर टैग्स को भी अब यहाँ पर कुछ मत कीजिए। नेक्स्ट आप रिव्यू प्लस क्रिएट में जाइए। तो रिव्यू प्लस क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो भी आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की उसका सारा डिटेल्स आपका पास आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। आगे चल के आपको यहाँ पर दिखेगा कि वैलिडेशन पास, अगर वैलिडेशन पास नहीं होता है तो आप इस वीएम को क्रिएट कर नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है वैलिडेशन पास। प्राइसिंग भी आपको दिख रहा है, पर आवर में दिख रहा है कि अगर ये आप वीएम रन करते तो पर आवर 3.80, ठीक है, ₹3.80 पर आवर का हिसाब से आपका बिलिंग होगा, ओके। नेक्स्ट आप एक काम कीजिए, जब ये वैलिडेशन पास हो जाता है आप यहाँ पर क्रिएट में क्लिक कर दीजिए, ओके। तो देखिए नोटिफिकेशन आइकन में ऑलरेडी आ गया। जो भी डिप्लॉयमेंट आप यहाँ पर करना चाहते हैं वो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, राइट। और यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, वही चीज आपको यहाँ पर भी दिखेगा नोटिफिकेशन आइकन में। अभी तुरंत 1 से 2 मिनट का अंदर में आपका वीएम रेडी हो जाएगा, ठीक है। वीएम रेडी हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वीएम को कनेक्ट करते हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट खत्म होने दीजिए, राइट। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट और 2 मिनट टू गेट कंप्लीट। इन बिटवीन आप थोड़ा सा अभी ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब मैं आपको आप लोग को देखने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आप लोग को सारा चीज समझ में आएगा अभी। एक चीज देखते रहिए कि जैसे कि हम लोग का यहाँ पर एक वीएम जो डिप्लॉय हो रहा है, तो वीएम एक रिसोर्स हुआ। तो वीएम को डिप्लॉय करने के लिए और भी बहुत सारा रिसोर्सेज का जरूरत है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि VM100, ओके। तो VM100 एक डिप्लॉयमेंट हो रहा था, उसका नीचे में और भी सारा रिसोर्स आप देख रहे थे ना, जैसे कि NIC कार्ड, नेटवर्क, ये सारा चीज, स्टोरेज, वो सारा चीज वहां पर तैयार हो रहा था। तो बहुत सारा रिसोर्सेस को मिला के एक रिसोर्स तैयार हो रहा है वीएम वर्चुअल मशीन, राइट। और एक बार मैं आप लोग को दिखा दूंगा वो रिसोर्सेस क्या है। तो पहले चलिए हम लोग वीएम में चलते हैं। अगर ये वीएम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, कितना जल्दी हो गया देखिए। अभी अगर आप गो टू रिसोर्स में क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप देखिए जो रिसोर्स आपने क्रिएट किया था वहां पर आप आ जाएंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है VM100 जो रिसोर्स है, उस विंडो में आप आ गए। और VM100 क्या है, इट इज अ वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन है, राइट। अभी अगर इस वीएम को कनेक्ट करना है, आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा। तो वीएम को कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर एक पब्लिक आईपी दिया गया है। आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ओवर द इंटरनेट अगर किसी भी रिसोर्सेस को आपको कनेक्ट करना है, कोई भी रिसोर्स अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दैट रिसोर्स मस्ट हैव अ पब्लिक आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस ऑलरेडी एज्योर ने क्या किया, इस वीएम को प्रोवाइड कर दिया है। दिस वीएम हैज ऑलरेडी रिसीव्ड अ पब्लिक आईपी एड्रेस फ्रॉम एज्योर, राइट। So you need to use this public IP and you can establish a remote session from your end. तो आपको ये पब्लिक आईपी को यूज करके इस वीएम को कनेक्ट करना है। कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये एक विंडोज बेस्ड वीएम है।
और जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा वो एक आरडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग का सेशन इस्टेब्लिश होगा। आरडीपी ये थोड़ा देर पहले मैंने आप लोग को समझाया, ठीक है। तो आरडीपी सेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सिस्टम में जाके एक एप्लीकेशन आप लोग को ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आप यहाँ पर ओपन कीजिए और जो भी आपका पब्लिक आईपी है आप यहाँ से कॉपी करके ये पब्लिक आईपी को यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए पब्लिक आईपी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर आप कनेक्ट में जाके क्लिक कीजिए। तो देखिए ऑलरेडी आपका सेशन इस्टेब्लिश हो गया। अगर सेशन इस्टेब्लिश नहीं होता तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड का जो विंडो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपका पास नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग का यूजर नेम क्या हम लोग सेट किए थे जब वीएम बना रहे थे, यूजर नेम था कुशल, और जो भी पासवर्ड हम लोग सेट किए थे वो पासवर्ड हम लोग यहाँ पर देंगे, ठीक है। यू नीड टू प्रोवाइड योर पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर एक सर्टिफिकेट सर्विसेज का विंडो आपका सामने ओपन होगा। आपको जस्ट इसको यस कर देना है और यस करने के बाद देखिए आपका रिमोट सेशन इस्टेब्लिश हो गया। ये देखिए आपका वीएम लॉगिन हो रहा है। नीचे में आपको दिख रहा था विंडोज सर्वर 2012 का एक वीएम है, ठीक है। तुरंत ये वीएम रेडी हो जाएगा। तो विंडोज सर्वर 2012 का ये वीएम आपका पास रेडी हो गया। अभी कंफ्यूज मत होइए, ये वीएम आपका एंड में नहीं है, ठीक है। यू हैव क्रिएटेड अ वर्चुअल मशीन और ये वर्चुअल मशीन हम लोग कहाँ पर डिप्लॉय किया, क्लाउड में, एज्योर क्लाउड में। तो ये आपको दिख रहा है, ये इसका पब्लिक आईपी है जिसके थ्रू हम लोग इस वीएम को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और जैसे विंडोज सर्वर का होता है, विंडोज सर्वर का डैशबोर्ड भी यहाँ पर ओपन हो गया। आगे चल के इस पर्टिकुलर सर्वर को आप फाइल सर्वर बनाना चाहते हैं, कोई डेटाबेस सर्वर बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, वो आपका ऊपर है, ठीक है। लेकिन एज्योर क्लाउड में ये चीज अभी हम लोग को समझ में आ गया कि अगर कोई विंडोज बेस्ड वीएम हम लोग को डिप्लॉय करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, राइट। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं चला जाता हूँ पोर्टल डैशबोर्ड में, ठीक है। और पोर्टल डैशबोर्ड में जाके मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक रिसोर्स ग्रुप बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप में हम लोग क्या किए थे, एक रिसोर्स ग्रुप हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग बनाए थे। यहाँ पर 2 RG1 दिख रहा है, ठीक है। देखिए 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। हम लोग का जो रिसोर्स ग्रुप होगा वो ये वाला होगा RG1, जो हम लोग सेंट्रल इंडिया में बनाए थे, दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर हम लोग RG1 में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस रिसोर्स ग्रुप का अंडर में क्या है, हम लोग अपना वीएम को डिप्लॉय किए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है VM100 बोल के एक वर्चुअल मशीन आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। जितना भी डिप्लॉयमेंट हुआ है अभी हम लोग का सामने ही हुआ है। तो इस वीएम को डिप्लॉय करने के लिए देखिए और भी कितना सारा रिसोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा, राइट। जैसे यहाँ पर एक वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉय हुआ है, पब्लिक आईपी आपको दिया गया है, तो पब्लिक आईपी का एक सेटिंग से आपको रिसोर्स यहाँ पर दिख रहा है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इज अ वन टाइप ऑफ फायरवॉल यूमेस है, ठीक है, आपका ट्रैफिक फिल्टरिंग करता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बोल के एक रिसोर्स यहाँ पर डिप्लॉय हुआ है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पर आपका सिस्टम में डिप्लॉयड हुआ है। आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क भी यहाँ पर, जो डिस्क आपको ऑफर किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अराउंड 127 GB का एक डिस्क आपको ऑफर किया जाएगा। तो वो डिस्क भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज मिला के मेरा एक वर्चुअल मशीन तैयार हुआ है। क्लियर। नाउ बिफोर आई एंड माय सेशन, और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो क्या है, जैसे कि आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन में जो भी लैब आप लोग कीजिएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द लैब, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो लैब एनवायरनमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अभी एज्योर का जो भी है वो सारा चीज आप लोग सीख रहे हैं। तो वंस यू आर डन विथ योर लैब, जब आपका लैब कंप्लीट हो जाएगा, जो भी रिसोर्स आप डिप्लॉय करेंगे, लैब कंप्लीट होने के बाद आप उसको डिलीट कर दीजिएगा। मैं भी करूंगा, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वर्चुअल मशीन। कैसे मैं इसको डिलीट करूंगा, अगर मैं पोर्टल मेन्यू में चला जाता हूँ, यहाँ से मैं वर्चुअल मशीन में आता हूँ। देखिए वर्चुअल मशीन बोल का ऑप्शन आ गया। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है VM100 बोल के एक वर्चुअल मशीन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि रिसोर्स ग्रुप 1 है। इसका लोकेशन क्या है, सेंट्रल इंडिया है। स्टेटस क्या दिख रहा है, रनिंग, मतलब ये सिस्टम अभी रन कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है, ठीक है। पब्लिक आईपी भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको इस वर्चुअल मशीन का अंदर जाना है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस वर्चुअल मशीन। तो वही विंडो आ गया जो थोड़ा देर पहले हम लोग का पास आया था, जहां से हम लोग पब्लिक आईपी लिए थे, ठीक है। तो वंस आई एम डन विथ माय लैब, मैं क्या करूंगा, ये वर्चुअल मशीन को डिलीट कर दूंगा। तो ऊपर में देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट में क्लिक कीजिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ठीक है, अगर इस वर्चुअल मशीन को डिलीट करना है तो ये सारा रिसोर्सेज को भी आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर फोर्स डिलीट ऑप्शन डाल दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि आप ये सारा रिसोर्सेज को भी डिलीट कर दीजिए, इसका जरूरत नहीं होगा मुझे। मैं ये सारा रिसोर्स को अगर डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, अभी जो भी लैब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा पेड अकाउंट है, राइट। तो हम लोग देखे थे पर आवर का बिलिंग का हिसाब से क्या हो रहा था, 3 रुपया कुछ 40 पैसे का करीब हम लोग का बिलिंग आ रहा था, ठीक है। तो जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो इमीडिएट मेरा क्या होगा, बिलिंग स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मेरा बिलिंग जितना देर तक मेरा वीएम चलेगा उतना आवर्स के लिए मुझे बिल पे करना है। अगर कोई फ्रैक्शनल आवर के लिए वीएम चलाते हैं, मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप 15 मिनट के लिए एक वीएम को रन किए, सो दैट 15 मिनट्स इज गोइंग टू कंसीडर एज अ 1 आवर, ठीक है। एनी फ्रैक्शनल मिनट्स इट इज गोइंग टू बी कंसीडर एज अ 1 आवर। अगर आप 1 घंटा 20 मिनट के लिए अगर कोई वीएम को रन करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर एज अ 2 आवर, राइट। तो अभी इस वीएम का जैसे मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट दिस वीएम इमीडिएट। जैसे मैं यहाँ डिलीट वर्चुअल मशीन ये ऑप्शन में सिलेक्ट कर दिया तो अब मेरा जो वीएम है ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मेरा चार्जेस है वो एज्योर का जो भी रिसोर्स का जो चार्जेस है वो इमीडिएटली स्टॉप भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर लैब, आप जितना मर्जी आप लैब करना चाहते हैं आप लैब कीजिए, लेकिन जब लैब कंप्लीट हो जाएगा उसका बाद जरूर अपना रिसोर्सेज को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि अननेसेसरी बिलिंग आपका पास ना आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।